दोस्तों एक बात तो अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील फिलहाल तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट जो आ गए वो इस बात की गवाही देते हैं कि ट्रम्प साहब को ट्रेड डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना ही वो उसको मान्यता देंगे, ना ही वो अप्रूव करेंगे। टीमें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अमेरिका की टीम भी आएगी, भारत की टीम भी जाएगी, लेकिन उसमें से अगर कुछ निकलता नहीं है और ख़ास तौर से अगर भारत अमेरिका के सामने झुकता नहीं है अमेरिका की टर्म्स के ऊपर, तो अमेरिका ट्रेड डील साइन नहीं करेगा। 500% का टैरिफ ये तो एक अलग ही मुद्दा हो गया, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, जिसकी वजह से सारे के सारे जो हमारे टेक्सटाइल और बाकी जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं उनको तो अब काफ़ी चोट लग गई है। ये बात तो मैं भी मान के चलूँगा कि ये चोट काफ़ी गहरी है इस समय। और सरकार अब सोच रही है कि अगर ये 80 से 90 बिलियन डॉलर के जो कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट्स हैं हमारे सारे अमेरिका को, इनको जो बड़ी चोट पहुंचेगी, 500% का अगर हमारे ऊपर टैरिफ लग जाता है, और लग भी सकता है, क्योंकि ट्रम्प साहब के मन में जो चल रहा है उसको मुझे लगता नहीं है कि वो यस करके उसको कुछ करेंगे। वेनेजुएला का तेल बेचने की बात अलग है, वो एक अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेड डील तो होगी नहीं, और जितने भी ऑर्डर्स टेक्सटाइल में, कारपेट में, लेदर में या बाकी इंडस्ट्री को मिलने थे अभी, वो अब शायद मिलने नहीं जा रहे हैं। और कईयों की तो डेडलाइन 15 जनवरी की है कि 15 जनवरी तक अगर ऑर्डर नहीं आते हैं तो फिर ये नहीं हो पाएगा। अभी बहुत सारी खबरें जब आई जिसमें कहा गया कि कई जो टेक्सटाइल की और अपरेल की जो एजेंसीज हैं उनका कहना है कि 15 जो जनवरी है वो लास्ट डेट है। इसमें कुछ लेदर गुड्स की भी हैं कि अगर ये नहीं आते हैं तो फिर जुलाई तक का हमारा सारे के सारे ऑर्डर जो है ड्राई अप हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होगा। और उनका ये भी कहना है कि हमारे पास जो अमेरिका से जो इंपोर्टर्स हैं जो हमसे माल खरीदते हैं उनके लेटर्स आ गए हैं, मेल आ गई हैं, और उनका कहना है कि अगर आपके ऊपर 500% का टैरिफ लग जाता है तो तब आप क्या करोगे? तब तो हम आपसे माल बिल्कुल भी नहीं खरीद पाएंगे। हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि हम अपने आप को लुटाकर आपका माल खरीदेंगे। फिलहाल ये डील जो है बिल्कुल स्टॉल हो चुकी है, रुक चुकी है। इसके अभी आगे बढ़ने के कोई चांस नहीं। अब बाकी जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं हावर्ड लटनिक के, जो कॉमर्स सेक्रेटरी के, मोदी जी कॉल कर लेते, ये नहीं करते, ये अब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है भगवान जाने। लेकिन कहीं ना कहीं दो लीडर्स की जो ईगो है वो तो आपस में टकरा ही गई है। अब इसमें तो कोई संदेह वाले सवाल रह नहीं गया है। हाँ, एक बात बिल्कुल पक्की हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप इज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन दिस डील, क्योंकि वो इसको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। वो उसकी कोई बात भी नहीं करते हैं। हाँ, बार बार एक बात जरूर करते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े पक्के दोस्त हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। बस ये कह के चुप हो जाते हैं और फिर एक बार एक और थप्पड़ मार देते हैं भारत को, कोई ना कोई ऐसा। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और वो खुद भी हर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन कोई ना कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो भारत को बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, और भारत जब तक उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है तब तक एक नया थप्पड़ और पड़ जाता है, एक नया स्टेटमेंट और आ जाता है। अब उनकी जो शर्तें थी कि आप अपना बाजार उनके एग्रीकल्चर गुड्स के लिए पूरा खोलो, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोलो, तो वो भारत ने मना किया। उन हालात में जब आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो फिर ये 50%, अब जो लिंडसे ग्राहम का बिल आया है सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट, वो तो हमें पूरा ही मार डालेगा, क्योंकि वो फिर हमको सिर्फ 80-90 बिलियन डॉलर का जो सामान है सिर्फ उसमें ही नहीं मारेगा हमको। वो हमारा जो 200 बिलियन डॉलर का सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, जिसमें 110 बिलियन डॉलर का हमारा सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट है, वो भी खत्म हो जाएगा सारा का सारा, कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। उसके बाद हमारी हालात जो हैं वो काफ़ी ट्रिकी होने चले जा रहे हैं। अब कई दौरे हो गए अमेरिकन टीम के, कई दौरे हो गए भारतीय टीम के, और इस बार तो
कहा जा रहा था कि व्हाट इंडिया हैज़ पुट ऑन द टेबल इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एंड उसके बावजूद भी कोई बात नहीं हुई। और बात इसलिए नहीं हुई कि लट्टिक साहब जो कि वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर, उनका कहना है कि मोदी ने कॉल नहीं किया। अब पता नहीं इसमें सच क्या है झूठ क्या। फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती है कि 2025 में 8 बार फ़ोन पर हमारा बातचीत हुई है मोदी की और सो कॉल्ड ट्रंप साहब की। लेकिन 50% के जो प्यूनिटिव टैरिफ है हमारे ऊपर, जो पनिशमेंट के टैरिफ है, वो तो लगे हुए हैं, वो तो हट नहीं रहे हैं। और उसने हमारा डायमंड एक्सपोर्ट्स, कारपेट, लेदर, टाइल्स, टेक्सटाइल, एपरल यानी कि गारमेंट्स और कुछ और बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जो हमारी श्रिम्प जाती हैं वो भी बर्बाद हो गई हैं। हमें दूसरे अब अल्टरनेट ढूंढने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक किस्म से ऐसा लगता है कि कुश्ती चल रही है दोनों के बीच में कि अल्टीमेटली कौन जीतेगा। लेकिन हम एक बात तो मान के चलेंगे कि रशिया का से जो तेल मंगाना है हमको भारी पड़ रहा है। और ये जो नया 500% का सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट आया है, ये तो तेल तो छोड़ो, ये तो हमारी जो बाकी जो चीज़ें हैं हम वो भी वहाँ से नहीं खरीद पाएंगे। यूरेनियम नहीं खरीद पाएंगे हम, वहाँ से टाइटेनियम नहीं खरीद पाएंगे, मिलिट्री वेयर्स नहीं खरीद पाएंगे। हमारा तो पूरा का पूरा बैन लग जाएगा उसके ऊपर। और नहीं होता तो फिर 500% की ड्यूटी लग जाएगी। तेल तो गया गया, बाकी इंडिया जाएगा तेल लेने फिर तो। अब इंडिया के ऊपर अक्सर एक टैरिफ किंग का लेबल लगाया जाता है। ट्रंप साहब हमको टैरिफ किंग बोल देते हैं कि हम तो टैरिफ किंग हैं, वी आर द बिग अब्यूज़र ऑफ द ट्रेड टर्म्स। अब ये इसने जो हाई लेवल की डिप्लोमेसी है उसको काफ़ी हद तक उस एटमॉस्फेयर को विशिएटेट किया है। और जो जियोपॉलिटिकल जो एक किस्म से कहा जाए इरिटेंट्स हैं, इंडिया उसको शायद ओवरकम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो ब्लंट रेफुटेशन है या रिफ्यूज़ल है वो अपने आप में हमें जीने नहीं दे रहा है। अब इसका असर, जबकि ट्रेड डील नहीं हो रही है, हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनका कहना है, और कई एक्सपोर्ट हाउसेज भी हैं उसके अंदर, उनका कहना है कि हम तो बर्बाद हो रहे हैं। अगर आपने ट्रेड डील जनवरी में नहीं की तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। अब उसका एक खामियाजा ये भुगतने को मिला है। उसका एक सबसे बड़ा परिणाम ये है कि हमारे फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, वो सारे छोड़ छोड़कर इंडिया को जा रहे हैं। मैंने कल एक प्रोग्राम किया था और उदय कोटक के बारे में बात की थी, जो कि भारत के बड़े बैंकर हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक भी हैं वो। उदय कोटक ने कहा था एक कि अमेरिका 2024 के दिसंबर में एक उनका ट्वीट आता है, उन्होंने कहा था कि अमेरिका अपनी मनमानी करेगा और कोई भी देश उससे बच नहीं पाएगा। आज वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। और ट्रंप साहब के बारे में उन्होंने कहा था। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत से पैसा 1 साल से ज़्यादा समय से हर महीने निकालते चले जा रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा डालते जा रहे हैं। तो उन्होंने आगे क्वेश्चन मार्क दिया था कि समझदार कौन है, और फिर उसके बाद शायद अपनी उसी बात का जवाब भी दे दिया। कहता है फिलहाल तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा समझदार नज़र आ रहे हैं कि वो इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको इंडिया से होप नज़र नहीं आ रही है। अब यही ट्रंप साहब चाहते हैं कि इंडिया से जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, वो अपना पैसा निकाल के ले जाएं ताकि इंडिया की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं। 1,66,000 करोड़ 18.8 बिलियन डॉलर पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारत से 2025 में निकाला, और ये इतिहास में सबसे ज़्यादा पैसा निकाला गया है। जनवरी में अभी 2026 में अभी ले दे के मुश्किल से 10 दिन हुए हैं। इन 10 दिनों के अंदर ही करीब करीब 12,500 करोड़ ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं, 12,500 करोड़। लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है पैसा डालते जा रहे हैं। फिर वही मुझे उदय कोटक की बात याद आती है कि समझदार कौन है। वो कहते हैं फिलहाल तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादा समझदार नज़र आ रहे हैं। उन्हें उत्तर भी दिया है उसका एक्चुअली इनडायरेक्टली। अब यही शायद ट्रंप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में भारत से जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स छोड़ के जाएंगे तो भारत के ऊपर जो विश्वास होना है वो कम हो जाएगा। और इसी एक हफ्ते के अंदर, जनवरी के एक हफ्ते के अंदर 5 दिनों में 2300 पॉइंट सेंसेक्स गिरता है, 13 लाख करोड़ की वैल्यू वाइप आउट हो जाती है। ये बड़े झटके हैं, मैं आपको बताऊं।
ट्रंप साहब और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन यही सोच के चल रहा है कि हम डील नहीं करेंगे इंडिया के साथ तो इंडिया को सब छोड़ छोड़ कर चले जाएंगे। इन्वेस्टर छोड़ के गए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन्वेस्टर के छोड़ के जाने के बाद जो उसका एक तीसरा पॉइंट निकल के आता है उसके बारे में बात करूंगा कि रुपया डाउन हो रहा है। जैसे जैसे एफआईआई जो निकल कर जाते जाएंगे, ट्रेड डील नहीं होगी तो रुपया गिरता चला जाएगा। रुपया गिरेगा तो हमारा इंपोर्ट महंगा होगा, इंपोर्ट महंगा होगा तो हमें ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत होगी, ज़्यादा जब डॉलर की ज़रूरत होगी तो फिर हम क्या करेंगे, मैं उस पर भी आता हूं। अब रिकॉर्ड जो आउटफ्लोज हैं सारे के सारे, विच इज कॉल्ड एग्जिट ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्रॉम इंडिया और इंडियन इक्विटीज, वो बहुत जोरदार रही है। और इक्विटीज में जो आपका निफ्टी 50 में जो डॉलर में रिटर्न्स है पूरे एक साल का, वो शून्य रहा है या नियर जीरो रहा है। तो सेलिंग प्रेशर 2025 में रहा, सेलिंग प्रेशर 2026 में कि 12,500 करोड़ का एफआईआईज ने अपने स्टॉक्स वैसे ही बेच दिए। डोमेस्टिक स्टॉक्स आ तो रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि डोमेस्टिक भी टूट जाएगा, जब वो देखेगा कि हालात इस किस्म के हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था संभालने से संभल नहीं रही है और आपके पास लिक्विड में पैसा इस टाइम है नहीं, टैक्स कलेक्शन आपका कम हो रहा है क्योंकि लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं है, तो फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी पैसा डालने से इनकार कर देगा। और वो दिन ऐसा दिन होगा जहां पर जब एफआईआई और डीआईआई दोनों यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी जब पैसा निकालना शुरू कर देंगे, उस समय जो हालात पैदा होंगे देश में, वो कोलैप्स होने के हालात होंगे कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स होने पे आएगी। अब चूंकि अमेरिका वैसे भी वीक हो रहा है, उसकी डॉलर पे प्रेशर आ रहा है उसकी इकोनॉमी की वजह से, लेकिन समस्या है कि बाकी करेंसी भले उसके मुकाबले बेहतर कर रही हो, तो इंडियन करेंसी तो टूट रही है ना उसके मुकाबले में। अब यहां से जो बहुत सारे जो हमारे यहां से एग्जिट हुए हैं, वो एग्जिट होने के कारण हमारे ऊपर जो खास तौर से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट जो कम किए हैं, एक साइकिल बन रही है। एक तो हमारे यहाँ डेट के डिफॉल्टर बहुत हो रहे हैं, जो लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं वो भी डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो लोग लोन अगेंस्ट गोल्ड ले रहे हैं वो भी डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो लोगों के पास जब पैसे नहीं है और लोन पे लोन लेते चले जा रहे हैं तो उसकी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। और अभी 2-3 दिन पहले ये खबर थी कि भारतीय लोग जो है अपनी इनकम का 40 से 45% पैसा सिर्फ ईएमआई के अंदर चुका रहे हैं, 40 से 45% पैसा सिर्फ ईएमआई में चुका रहे हैं। तो भारत की फैमिलीज के ऊपर भी प्रेशर है, उसकी वजह से लोग नई खरीदारी को रोक कर बैठे हुए हैं। भले चीजें सस्ती और महंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करेंसी की वॉलेटिलिटी उनको मजबूर कर रही है। सुनने में आया कि लोग ना केवल शादी विवाह के लिए लोन लेते हैं या पर्सनल लोन ले रहे हैं, बल्कि आप अब्रॉड जाके घूमना फिरना है या इंडिया में घूमना फिरना है उसके लिए भी लोन ले रहे हैं। एक खबर आज की मुझे भी चौंकाने वाली थी जो आई है कि लोग म्यूजिक कंसर्ट को देखने के लिए 4-4, 5-5, 10,000 की टिकटें हैं, उसके लिए लोन ले रहे हैं पर्सनल लोन की, मुझे म्यूजिकल कंसर्ट की टिकट लेनी है। तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो सोशल लाइफस्टाइल है जो एक से एक कदम बढ़ता चला जा रहा है और हम फ्लैशी और ब्रांड के अंदर एंटर कर रहे हैं, लेकिन हमारी जेब में पैसे तो उतरे हैं नहीं। अब उसकी कीमत जो है अब हमको चुकानी पड़ रही है डिफॉल्ट के रूप में, और आने वाले इसी साल के अंदर और अगले साल में डिफॉल्ट और बढ़ेंगे क्योंकि आप अपने आप को और फ्लैशी दिखाने के लिए और ज़्यादा लोन लेंगे, और ज़्यादा लोन लेंगे तो आप पैसे चुकाएंगे कहाँ से उसके फिर। तो एक किस्म से देश की अर्थव्यवस्था और पर्सनल अर्थव्यवस्था जो है दोनों ही इस टाइम गर्त में जा रही हैं। तो साहब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब जा रहे हैं तो हमारा रुपया इस टाइम प्रेशर में है, 90 रुपये के आसपास हमारा रुपया चल रहा है। अब 90 रुपये के आसपास रुपया, और इसी साल इसी कमज़ोरी की वजह से अर्थव्यवस्था की रुपया पहुंच जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 100 रुपये के आसपास या 95 रुपये के आसपास। हालांकि कुछ बड़ी जो संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल संस्थाएं हैं, उनका कहना है कि इंडिया बहुत आराम से 94 रुपीज़ तो अभी कुछ महीनों में ही क्रॉस कर जाएगा। 94 रुपीज़ वो एक बात सही भी है क्योंकि हर साल रुपया जो है 3 से 4% के बीच में उसका डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो अगर 4% का डेप्रिसिएशन दिया जा रहा है 5% का, तो उसमें मुझे कोई गलती नज़र नहीं आती है। अब एक मुद्दा और है कि जब इसके साथ एफआई छोड़ के जा रहे हैं तो इंडिया में एफडीआई नहीं आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पता लग रहा है कि जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और उसके साथ ही
एक जो बाहर जा रहा है हमारा एफडीआई, वो उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर रहा है। मेरे पास जो अभी के फिगर्स हैं, ये सिर्फ इसी कारण से हो रहा है कि ट्रंप साहब डील नहीं कर रहे हैं और ट्रंप साहब का भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर अविश्वास है। तो उस अविश्वास के कारण अगर हम अभी देखें कि ग्रॉस एफडीआई जो थी, ये 2025 अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच में $51 बिलियन आता है, और जबकि 2024 में पूरे साल में $81 बिलियन आया था। लेकिन अब समस्या ये कि 24-25 के अंदर जहां $81 बिलियन आया था, $50 बिलियन बाहर चला गया इंडिया से, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा अभी भी इस साल में भी करीब करीब 16-17 बिलियन डॉलर बाहर जा चुका है। तो नेट एफडीआई जो होता है कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो जो होता है, अब वो थोड़ा सा ठीक ठाक सा $7.7 बिलियन के आसपास का इंडिया का प्लस चल रहा है अभी 6 महीने के अंदर, इससे ज़्यादा तो वो नहीं है। तो हमारा जो हमको मिलना चाहिए था, लोग कहते हैं कि जो एफडीआई जो आ भी रहा है तो उससे फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही हैं, वो दरअसल किसी और चीज़ के अंदर वो पैसा जा रहा है और उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि अमेज़न का पैसा आता है, तो अमेज़न का जो पैसा आता है जिसको एफडीआई के रूप में शो किया जाता है, चाहे कितने बिलियन डॉलर हर साल आए, वो बेसिकली उसके जो लॉसेज हैं उसको कवर करने के लिए आता है। उससे कोई वो नई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि फ़िलहाल इस साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पर हम कमोडिटी बेस्ड जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कई बार कहा भी है, एक सर्विसेज एक्सपोर्ट हमको थोड़ा बचा रहे हैं, अदरवाइज़ बाकी गुड्स के एक्सपोर्ट पे तो हम मरे पड़े हैं पूरे के पूरे। और हमारी हालत ऐसी है कि एक्सपोर्ट बनेंगे कैसे अल्टीमेटली, जब ट्रेड डील होगी नहीं, अमेरिका को नहीं होगी तो बाकी जगह भी ऐसा हो जाएगा। और फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस जो कि मैंने बताया था आपको, 90 रुपये पे आ रहा है और 95 और 100 पे जाएगा, वो एक पार्ट है। और अभी एक और लेटेस्ट खबर ये है कि भारत ने अपना जो पैसा $241 बिलियन जो अमेरिकन फेड रिजर्व में बॉन्ड के रूप में पड़ा हुआ था, उसमें से अभी रिसेंटली करीब करीब $51 बिलियन निकाल लिया है। और अब वहाँ पर सिर्फ $190 बिलियन अमेरिका के अंदर इंडिया के बॉन्ड्स में पैसा लगा हुआ रह गया, बस 190। अब इसका मतलब है कि एक पैनिक की सिचुएशन है कि इंडिया को एहसास हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका इस पैसे को जब्त कर ले, जैसे कि रशिया का भी 200-300 बिलियन डॉलर जो है यूरोपियन यूनियन ने जब्त किया हुआ पैसा बैंकों का, जो यूक्रेन के क्राइसिस के बाद में। तो इन्हें डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो है ये भी कहीं जब्त हो जाए। तो इंडिया धीरे धीरे उसको निकाल के दूसरी करेंसी में या गोल्ड के अंदर रख रहा है ताकि कुछ सेफ्टी हो जाए। तो कई किस्म के भारत के ऊपर इस टाइम प्रेशर है। एक ट्रेड डील ना होने से हमारा फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर है, हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उसके ऊपर प्रेशर है, वो छोड़ के जा रहे हैं। हमारा जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है और घटता चला जा रहा है। एक छोटी सी एक पिंक लाइन जो है वो सर्विसेज एक्सपोर्ट की है, जो थोड़ी ठीक चल रही है, लेकिन अगर वो 500% का टैरिफ लग गया तो हमारा जो $200 बिलियन का सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, जिसमें $110 बिलियन का हमारा सॉफ्टवेयर है, तो वो भी मर जाएगा। उस समय जो हमारी हालत होगी वो वास्तव में ही आईएमएफ के सामने हमें भी फिर कटोरा लेके जाने वाली बात होगी। हालांकि हम 20-25 सालों से कभी आईएमएफ के पास गए नहीं है पैसे मांगने को, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। फिलहाल हमारी सिचुएशन ऐसी है कि जहां हमारे पास करीब करीब $550 बिलियन का हार्ड कैश पड़ा हुआ है। जी हाँ, थोड़ा टाइम तो हम इसको फेस कर लेंगे, लेकिन 500% का अगर टैरिफ आ गया फिर हमारे पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो जो ग्लोबल ट्रेड है या ग्लोबल हेडविंड्स हैं जो सामने से हवा आके हमको रोकती है, 50% का टैरिफ ऑलरेडी लगा हुआ है और 500% तक पहुंच जाता है, तो हमारा तो हाल वो होगा ना घर का ना घाट का। तो मोदी के साथ जो ट्रंप की टिफ है वो एक किस्म से बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो हमारा नुकसान एक्सपोर्ट्स में भी है, रुपए के डाउन होने में भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बाहर जाने में भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इंडिया में ना आने से भी है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ट्रंप साहब तो हमें चारों तरफ से मार ही रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारी परेशानियां और बढ़ेंगी।